हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए फाइनल ईयर और बीए बीएड फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको यूएनओ पढ़ा रहे थे। पहले वाला जो वीडियो था इससे पहले का, उस पर यूएनओ हम पढ़ा रहे थे और हमने उसकी शुरुआत कर दी थी। यूएनओ का संगठन, उसके कार्य प्रणाली, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब उसके बाद यूएनओ के अंग आते हैं। क्या आते हैं? यूएनओ के अंग। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक, यूएनओ के उद्देश्य। यूएनओ के उद्देश्य ये भी बता देते हैं कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना। देखो, यूएनओ जो है, जैसे हमारे देश की न्यायिक संस्था सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए अंतिम होगा। यूएनओ में सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें वादी और प्रतिवादी कभी भी व्यक्ति नहीं होगा। तो कौन होगा? देश होगा। देशों के आपसी झगड़े, जैसे भारत पाकिस्तान के संबंधों में कोई दरार आ गई, भूमि को लेकर मोस्टली झगड़े किसके लिए होते हैं? जमीन के लिए, भूमि के लिए होते हैं। या फिर टापू, नदी, पहाड़, इन सब के लिए जो झगड़े होते हैं, या कोई संधि या समझौते का अवहेलना करना, तो वो सारे विवाद हम कहाँ पर ले जा सकते हैं? यूएनओ में ले जा सकते हैं। यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना। उन दो देशों के बीच, जो वादी और प्रतिवादी देश हैं, उनके बीच समस्याएं सुनकर उनका सॉल्यूशन निकालना। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति, आपसी देशों के बीच में शांति बनाए रखना, वह उनकी रक्षा का कार्य, सुरक्षा स्थापित करना। ये नॉर्मली दो उद्देश्य वही हैं जो इसकी स्थापना के समय निर्धारित किए गए थे। फिर है राष्ट्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक, संबंधों को विकसित करना। राष्ट्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध या सहयोग को बढ़ावा देना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध भी लिख सकते हो, यहाँ सहयोग भी हो सकता है। सहयोग को बढ़ावा देना। आपसी देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच सामाजिक रिश्ते बनाना, आर्थिक, उनके साथ आपस में व्यापार करना, राजनीतिक संबंध बनाना, ये सारे उद्देश्य यूएनओ ने निर्धारित किए हैं। उसके बाद उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। देखो, उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश राष्ट्र जो थे वो आज़ाद हो गए थे। अब आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन वो देश, नवोदित जो राष्ट्र थे, वो छोटे छोटे देश थे, वो बहुत गरीब देश थे। वो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी विदेश नीति अपने दम पर उस समय नहीं चला सकते थे। इसलिए जो बड़े देशों का संगठन था, या महाशक्तियाँ थी, या यूएनओ था, उन सब ने मिलकर ये समझौता किया कि बड़े जो देश हैं, जो महाशक्तियाँ हैं, P5 जैसे थे, पावर 5 थी, वो क्या करेंगे? अभी जब तक छोटे देश इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक उनको वो अपना उपनिवेश बना लेंगे, और जैसे ही वो सक्षम हो जाएंगे तो उनकी उपनिवेशिक स्वतंत्रता दे दी जाएगी। मतलब उनको खत्म कर दिया जाएगा, उपनिवेशवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये काम किसने था?
लिया था? यूएनओ ने लिया था। उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना, न्यास परिषद को ये काम सौंपा गया था। उसके बाद अगला उद्देश्य था नियो की स्थापना करना। ये बाद में निर्धारित हुआ था 1974 में, नियो की स्थापना करना। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस उद्देश्य को 1974 में यूएनओ ने अपना उद्देश्य बनाया। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी, आपसी देशों में व्यापार करने के लिए नियो की स्थापना की गई। कब की गई? 74 में की गई। उसके बाद पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना, छठा पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना, ये उद्देश्य बना था 88 में। ये भी दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि नियो की स्थापना करने का उद्देश्य यूएनओ ने कब लिया? तो 1974 में लिया। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना, परमाणु हथियारों को पर रोक लगाना, 1988 में यूएनओ ने अपना उद्देश्य इसको बनाया था। तो अब 6 उद्देश्य यूएनओ के वर्तमान में हैं। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, आपसी देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना, नियो की स्थापना करना और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना। तो ये मोटे मोटे उद्देश्य 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे मेन जो है वो आते हैं यूएनओ के अंग। यूएनओ के अंग, यूएनओ संचालित अपने कार्य का संचालन के लिए कितने अंगों की उसको आवश्यकता होती है? तो यूएनओ के अंग हैं, सबसे पहला है महासभा, ठीक है, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा जो कि अभी निष्क्रिय है न्यास परिषद, और छठा है सचिवालय। ये 6 अंग हैं यूएनओ के। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, 6 अंग में न्यास परिषद को छोड़ दो, बाकी 5 अंग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और बड़े क्वेश्चन में से भी एक एक अंग से एक एक क्वेश्चन लिया जा सकता है। जैसे 20 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है तो उसमें खाली महासभा भी पूछ सकते हैं, सुरक्षा परिषद भी पूछ सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पूछ सकते हैं। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सचिवालय भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले अंगों का अध्ययन करते हुए हम पढ़ेंगे महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। महासभा को इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूँ आपको कि यूएनओ जैसे शासन या सरकार को चलाने के लिए 3 अंग होते हैं हमारे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो यूएनओ की महासभा जो है उसको बोलते हैं यूएनओ की व्यवस्थापिका, यानी कि संसद, ठीक है। फिर उसके बाद सुरक्षा परिषद, इसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। यूएनओ की कार्यपालिका कौन है? तो क्या बोलेंगे? सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायपालिका।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 2 नंबर में या 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है कि यूएनओ की कार्यपालिका का नाम बताइए, यूएनओ की व्यवस्थापिका कौन सी है या यूएनओ की न्यायपालिका कौन सी है। तो इन तीनों अंगों को निर्धारित किया गया है। महासभा व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका सुरक्षा परिषद है और न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम शुरू करते हैं अपना महासभा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका मुख्यालय वही है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है। और सदस्य देश भी जितने यूएनओ के सदस्य होते हैं वही इसके हैं 193, वही देश इसके सदस्य होंगे। कितने हैं अभी? 193 सदस्य देश इसके हैं। अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष हम देख लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हर साल नया बनता है। तो अभी 2019 में बनाया गया है, उसका नाम है तिजानी मोहम्मद बांडे। तिजानी मोहम्मद बांडे ये नाइजीरिया के हैं। ये अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 74वां महासभा का जो अधिवेशन हुआ उसमें नए अध्यक्ष जो चुन के आए थे वो है तिजानी मोहम्मद बांडे। अभी जो 20 में होगा वो 75वां होगा। अभी हम 2019 का आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आता है कि सबसे पहले महासभा यूएनओ के सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग यूएनओ के सभी अंगों में अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है तो क्या कहेंगे हम? महासभा है। दूसरा, सम प्रतिनिधित्व यहाँ पर चलता है। हर एक देश को एक वोट डालने का अधिकार यहाँ पर होगा। उसके बाद यूएनओ की सर्वांगीण संस्था है और यूएनओ की संसद है। यूएनओ की महत्वपूर्ण अंग है, सर्वांगीण संस्था है, यूएनओ की संसद है, जैसे कि अभी बताया था मैंने। अब इसके बारे में 2-4 डेफिनेशन भी है। सबसे पहले डेविड कुशमैन ने कहा, डेविड कुशमैन ने कहा था कि महासभा को यूएनओ का केंद्रीय अंग कहते हैं। यूएनओ का केंद्रीय अंग, यूएनओ का केंद्रीय अंग किसने कहा? डेविड कुशमैन ने कहा। आइकेल बर्गर ने विश्व का अंतःकरण कहा। आइकेल बर्गर ने विश्व का अंतःकरण, विश्व का अंतःकरण महासभा को कहा है आइकेल बर्गर ने। एक सुमा हुए थे, उन्होंने विश्व की नगर सभा कहा। सुमा ने क्या कहा कि महासभा विश्व की नगर सभा है, विश्व की नगर सभा। और एक सीनेटर वांडेनबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सीनेटर वांडेनबर्ग ने विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद महासभा को कहा है विश्व की लघु संसद। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये 4 ही डेफिनेशन बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि डेविड कुशमैन ने महासभा को यूएनओ का केंद्रीय अंग माना है, आइकेल बर्गर ने विश्व का अंतःकरण माना है, सुमा ने विश्व की नगर सभा कहा और सीनेटर वांडेनबर्ग ने कहा विश्व की लघु संसद महासभा
है। तो ये चारों डेफिनेशन आपको अच्छे से रखनी है। अब आगे देखते हैं कार्य प्रणाली इसकी क्या होती है। सबसे पहले महासभा का जो अधिवेशन होता है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। महासभा का अधिवेशन सितंबर जो अभी चल रहा है जैसे सितंबर, तो इसका तीसरा जो मंगलवार होगा वहाँ से आयोजित किया जाएगा। सितंबर के तीसरे मंगलवार से आयोजित होता है और दिसंबर तक लगभग चलता है। तो अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा और दिसंबर तक चलेगा। इस अधिवेशन में बहुत से कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव इसी अधिवेशन में होगा। फिर उसके बाद अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, लेकिन 5 चुने जाते हैं ना हर साल। हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य पद विमुक्त हो जाते हैं, तो वो वाला प्रोसेस यहाँ पे चलता है। तो अब 5 स्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, महासभा का जो अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, उसका चुनाव भी इसी अधिवेशन में किया जाता है। इसके बाद वैश्विक समस्याओं पर विचार व्यक्त किया जाता है और बजट पारित किया जाता है। यूएनओ का जो बजट होगा वो भी इसी में पारित किया जाएगा। ये मोटी मोटी एक कुछ बात है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद महासभा का जो अध्यक्ष है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 24 घंटे के अंदर महासभा का अध्यक्ष विशेष अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न में 24 घंटे के अंदर महासभा का अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अलावा 1978, 1982 और 1988 में भी निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर सम्मेलन बुलाए गए थे। अब उसके बाद आती है कार्यसूची। तो महासभा का जो सभापति है, कार्यसूची, महासभा का जो सभापति है जो वो जुलाई में ही अपने कार्य का एजेंडा जो है तैयार कर लेता है। जुलाई माह में ही सभापति अपने कार्य की पूरी रूपरेखा तैयार कर लेता है। उसके बाद महासभा स्वयं अपनी कार्य के नियम बनाती है और स्वयं ही संशोधन करती है। नियम भी स्वयं बनाएगी और संशोधन भी स्वयं ही करेगी। ठीक है, उसके बाद मतदान, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले देशों के बहुमत से लिया जाएगा। मतदान कौन देंगे? जितने भी सदस्य देश हैं उनमें जो उपस्थित होंगे, उपस्थित सदस्य देशों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। सभापति, मैंने बताया कि हर वर्ष अपने अधिवेशन में 1 वर्ष के लिए महासभा अपने सभापति का निर्वाचन करती है और सामान्यतः सभापति छोटे देशों से ही लिया जाता है। छोटे देशों से ही लिया जाता है। हर साल 1 वर्ष के लिए सभापति का निर्वाचन होता है। सामान्य छोटे देशों से ही सामान्यतः लिया जाता है। हाँ, शीत युद्ध के दौरान इस पद पर कड़ा मुकाबला रहा था, इसके लिए आपस में बहस होती रहती थी। उपसभापति भी वही है। सभापति के अलावा उपसभापति तथा 7 स्थायी समितियों के अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाता है। अब एक और चीज आती है इसमें कि महासभा की समितियां, महासभा की
समितियां कौन सी हैं? अब इसमें महासभा अपना कार्य संचालन 7 मुख्य समितियों से करती है, जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि होंगे। 7 मुख्य समितियां होंगी जिनमें हर राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो वो 7 मुख्य समितियां कौन सी हैं? सबसे पहली है राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति। राजनीतिक एवं, नाम याद रख लेना बस आपके लिए बहुत है, सुरक्षा समिति, राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति। दूसरी है आर्थिक एवं वित्तीय समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति। फिर उसके बाद तीसरी है सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। ये समितियां हैं जिनके माध्यम से महासभा अपना कार्य पूरा करती है। न्यास समिति, 7 समितियों का निर्माण किया जाता है और इन समितियों के सदस्य भी उसी अधिवेशन में चुने जाते हैं। प्रशासन एवं बजट समिति, 5वीं है प्रशासन एवं बजट समिति। प्रशासन एवं बजट समिति। विधि समिति 6ठी है विधि समिति, कानूनी विधि समिति। और 7वीं है विशेष राजनीतिक समिति, विशेष राजनीतिक समिति। ये 7 समितियां हैं जो महासभा अपने कार्य संचालन के लिए इनका प्रयोग करती है। कौन कौन सी? राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, न्यास समिति, प्रशासन एवं बजट समिति, विधि समिति और विशेष राजनीतिक समिति। इनके अलावा 2 प्रक्रियात्मक समितियां भी होती हैं, एक सामान्य समिति और एक प्रमाण पत्र समिति होती है। जितनी भी समितियां हैं इन सब सारी समितियों के कार्यों में समन्वय का कार्य कौन करती है? सामान्य समिति। और प्रक्रियात्मक समिति का कार्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स चेक करना, दस्तावेजों की जांच करना, प्रतिनिधियों के जो प्रमाण पत्र होंगे उन पे दस्तावेजों की जांच करना। अब उसके बाद महासभा के कार्य, समितियों के सिर्फ नाम ही याद रखने हैं आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। महासभा के अनिवार्य कार्य, पहले अनिवार्य देख लो, जरूरी कार्य क्या क्या है। सबसे पहला जो काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, यूएनओ का बजट पास करना। पूरे साल के लिए यूएनओ किन किन मुद्दों पर कार्य करेगी, कितना बजट जो है वो निर्धारित किया जाएगा, ये कार्य किसका होगा? महासभा का होगा, व्यवस्थापिका का होगा। दूसरा है सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। सुरक्षा परिषद व अन्य अंगों की रिपोर्ट, जो पूरे साल के लिए उनके कार्य की रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो सारे अंग भेजेंगे उन पर विचार करना, रिपोर्ट पर विचार करना। सुरक्षा परिषद के व अन्य अंगों की रिपोर्ट पर विचार करना। न्यास परिषद पर निरीक्षण रखना, न्यास परिषद का निरीक्षण करना। फिर उसके बाद चौथा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अन्य विषयों की सिफारिश करना और प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों व
स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करना या उनको स्वतंत्रता दिलाना, ये तो है इसके अनिवार्य कार्य जो कि इसको करने ही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऐच्छिक कार्य जो कि इसकी इच्छा पर डिपेंड होते हैं। सबसे पहला शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटना, ऐच्छिक कार्य। शांति की स्थापना, उद्देश्य में ही आ गया था इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहला क्या था, शांति की स्थापना करना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटना। अगर आपसी देशों में टकराव की स्थिति आ जाती है तो उनसे कौन निपटेगा, महासभा ही उसके लिए कानून बनाएगी। फिर सुरक्षा व निशस्त्रीकरण के लिए सभी देशों में सहयोग की स्थापना करना, सहयोग की स्थापना, सुरक्षा व निशस्त्रीकरण के लिए सहयोग की स्थापना करना। ये कार्य ऐच्छिक इसलिए है क्योंकि चार्टर के अनुसार ये सब सुरक्षा परिषद में आते हैं। इन कार्यों को ऐच्छिक क्यों कहा गया है, क्योंकि चार्टर जो है यूएनओ का, उनके अनुसार ये कार्य सारे यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद करवाती है, लेकिन महासभा इनके ऊपर अपने विचार दे सकती है यदि सुरक्षा परिषद उससे मशवरा मांगे या सलाह मांगे तो ही वो महासभा अपना मत देगी। अब उसके बाद आते हैं महासभा के कर्तव्य। महासभा के अधिकार भी कह सकते हो इसको, और इसको कर्तव्य भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला है महासभा सुरक्षा परिषद के विचाराधीन विषयों पर वाद विवाद कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, महासभा सुरक्षा परिषद के विषयों पर वाद विवाद कर सकती है, लेकिन वो अपना निर्णय तभी देगी जब सुरक्षा परिषद उससे सलाह मांगेगी, सुरक्षा परिषद उसे ऐसा करने के लिए कहेगी। जब तक परिषद महासभा से निर्णय नहीं मांगेगी तब तक महासभा निर्णय नहीं देगी। उसके बाद सुरक्षा परिषद व अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य की जो रिपोर्ट होगी वो महासभा में भेजते हैं और महासभा विचार विमर्श करके उनमें थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकती है। वो बता ही दिया मैंने कि सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, सामाजिक और आर्थिक परिषद के 54 सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होंगे उनमें भी महासभा और सुरक्षा परिषद समान रूप से कार्य करेंगे, उनके निर्वाचन में समान रूप से कार्य करेंगे। यूएनओ का बजट महासभा प्रस्तुत करेगी, स्वीकृत करेगी और सदस्य देशों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। तो ये आपको महासभा के कार्य अच्छे से याद रखने हैं। एक चीज़ और बता देते हैं कि 3 नवंबर 1950 को 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। कारण क्या था? कारण था कि महासभा की शक्तियों में वृद्धि हुई और सोवियत संघ जो था वो वीटो के द्वारा बार बार अमेरिका के द्वारा कोई भी प्रस्ताव लाया जाता और सोवियत संघ वीटो का प्रयोग करके उसको रद्द करवा देता था, उसको रुकवा देता था। तो उन परिस्थितियों में 3 नवंबर 1950 को अमेरिका के द्वारा महासभा को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव रखा गया ताकि भविष्य में कार्यवाही में रुकावट ना आए।
और शांति और एकता के मार्ग में किसी भी परिस्थिति में कोई रुकावट पैदा ना हो। अब उसके बाद महासभा में सुधार के सुझाव, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? आपने पूरी महासभा पढ़ी है, आप अपने तरीके से बताइए कि महासभा में सुझाव क्या देंगे आप। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति उत्तरदायी बनना चाहिए ताकि महासभा और भी शक्तिशाली बन सके। सुरक्षा परिषद जो है वो महासभा के प्रति उत्तरदायी बने, महासभा के प्रति उत्तरदायी बने। ये क्या है? सुधार के सुझाव। सुरक्षा परिषद महासभा के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी बने ताकि महासभा और भी अधिक शक्तिशाली बन सके। दूसरी जो चीज़ हम देना चाहेंगे वो ये है कि महासभा में जो प्रतिनिधित्व है वो सम है, जबकि वो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए महासभा में वोट डालने का अधिकार, हर देश को एक वोट डालने का अधिकार है, यानी कि 193 वोट डाले जाएंगे, जबकि बहुत सारे देशों की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है और बहुत से देशों की जनसंख्या बहुत कम होती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि वोटिंग जो है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाए। तीसरा, महासभा और सामाजिक आर्थिक परिषद में संबंधों को भी ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। और चौथा, महासभा के अंडर में, महासभा के अधीन महत्वपूर्ण संस्थाओं को लाया जाए, महत्वपूर्ण संस्थाओं को लाया जाए। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो महासभा के नीचे कार्य करें, जैसे कि मानवाधिकार परिषद 2006 में मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद को डायरेक्ट महासभा के अधीन लाया गया और यूएन वुमेन को 2011 में यूएन वुमेन को महासभा के अधीन लाया गया। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। इसमें 47 सदस्य होते हैं और अभी ये सीधे मानवाधिकार किसके अधीन है? महासभा के अधीन है। वैसे ही यूएन वुमेन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महिला परिषद किसके अधीन है? महासभा के अधीन है। तो ये थी हमारी महासभा। तो यूएनओ में महासभा का विशिष्ट स्थान है। सभी अंगों के साथ साथ महासभा अपना कार्य सुचारू रूप से करती है। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए सुरक्षा परिषद लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।